Hello everyone, welcome to SOS Classroom. Myself Hariom Gaur and today we'll discuss about the neurological disorders. तो जनरली क्या क्या डिसऑर्डर्स होते हैं न्यूरोलॉजिकल डिजीज के अंदर वो आज हम डिस्कस करेंगे। वैसे आपने देखा होगा कि जैसे ही न्यूरोलॉजिकल डिजीज का हम डिस्कशन करते हैं तुरंत आपको हेडेक होने लग जाता है क्योंकि ये न्यूरोलॉजिकल की डिजीज ही इतनी डिफिकल्ट होती हैं जो कि एक बार में समझ में नहीं आती हैं। समझ में आ भी जाती हैं तो ज्यादा टाइम तक वो रहती नहीं माइंड के अंदर, इरेज हो जाती हैं। ये प्रॉब्लम क्या होता है? प्रॉब्लम एक ही है कि प्रॉब्लम ये है कि उसको हमने क्लियर किया ही नहीं है। जो डिजीज है उसके बारे में हमने डेप्थ में स्टडी किया ही नहीं है, जिसकी वजह से क्या है, जैसे ही हम उसको रिपीट करते हैं समझ में नहीं आता है क्योंकि आपका कॉन्सेप्ट ही क्लियर नहीं है। तो जब तक कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होता है न्यूरोलॉजिकल की डिजीज स्टडी नहीं कर पाते हैं। तो आज हम पहले टर्मिनोलॉजी के बारे में डिस्कस करेंगे, उसके बाद वन बाय वन डिजीज के बारे में डिटेल में डिस्कशन करेंगे। इसके बाद आपका पूरा डाउट जो है न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर से रिलेटेड वो आपका नहीं रहेगा। तो बने रहिएगा हमारे साथ और चलते हैं हम डिस्कशन करने के लिए न्यूरोलॉजिकल की डिजीज के बारे में। तो चलते हैं हम स्क्रीन पे। तो आ गए हम स्लाइड शेयर की स्क्रीन पे और पहला ही आपको इमेज जो नजर आ रहा है वो आपको बहुत डिफिकल्ट नजर आ रहा है। यानी ये जो न्यूरोलॉजिकल की जो नर्व्स होती हैं वो इतनी तरीके से आपका डिस्ट्रीब्यूशन होता है ब्रेन और बॉडी के अंदर जो समझ में नहीं आता है। तो पहला इमेज आपको प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है कि ये क्या हम स्टडी करने वाले हैं, लेकिन आप टेंशन मत लीजिएगा। आप पूरा डिटेल में स्टडी कीजिएगा और पूरा आपका डाउट क्लियर हो जाएगा। तो सबसे पहले टर्मिनोलॉजी हम डिस्कशन करने वाले हैं हेडक के बारे में, क्योंकि जैसे ही आप न्यूरोलॉजिकल डिजीज पढ़ते हैं सबसे पहले आपके पास यही आता है। जैसे ही आपके पास एग्जाम आते हैं यही आता है, हेडक। तो हेडक क्या है इसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे। तो जनरली आपको जो हेडक होता है वो दो टाइप से होता है। फर्स्ट आपका प्राइमरी एंड सेकंड आपका सेकेंडरी। अब प्राइमरी हेडक और सेकेंडरी हेडक में क्या डिफरेंट होता है? प्राइमरी जो हेडक होता है वो ब्रेन के अंदर सेल प्रॉब्लम होता है जिसकी वजह से आपको हेडक होता है। यानी एक्सटर्नली कोई भी स्टिमुलाई नहीं आएगा, कोई भी डिजीज कंडीशन नहीं होगा, उसके बाद भी आपको क्या होता है, हेडक होता है। उसको हम क्या बोलते हैं, प्राइमरी। सेकेंडरी में क्या होता है, बाहर से कोई डिजीज कंडीशन होता है, हो सकता है आपको ट्यूमर है, डिहाइड्रेशन है, हाइपर टेंशन हो जाता है, कभी कभी बीपी हाई हो जाता है, उसकी वजह से भी आपको हेडक होने लग जाता है। ब्रेन ट्यूमर हो जाता है, ब्रेन एब्सेस हो जाता है, हेमाटोमा हो जाता है, बहुत सारी कंडीशंस होती हैं जिसकी वजह से आपको हेडक होता है। तो ये डिजीज कंडीशन की वजह से जो आपको हेडक होगा ये किसके अंदर आएगा, सेकेंडरी के अंदर। प्राइमरी में क्या होगा, ब्रेन itself जनरेट द पेन। ब्रेन के अंदर कुछ ऐसी प्रॉब्लम होने लगती है जिसकी वजह से आपको पेन फील होने लग जाता है। तो सबसे पहले हम ये डिस्कशन करते हैं कि हेडक हम कब बोलेंगे, जब आपका पेन जो है हेड के अंदर, स्कैल्प के अंदर और नेक के अंदर होता है। यानी आपका पेन हेड में हो रहा है, स्कैल्प में हो रहा है और नेक में हो रहा है, वो आपका हेडक कहलाएगा। हेडक के प्राइमरी के अंदर भी हमने डिवीजन किया है, टेंशन हेडक, माइग्रेन हेडक एंड क्लस्टर हेडक। अब ये टेंशन, माइग्रेन, क्लस्टर हेडक क्या है? टेंशन हेडक का मतलब क्या है, जैसे मान लीजिए आपके माइंड के अंदर कोई डीप थिंकिंग चल रहा है कोई प्रॉब्लम को लेकर के, और उसका सॉल्यूशन आप फिजिकली ना करके माइंड से सॉल्यूशन आप जो है सर्च कर रहे हैं। तो उस टाइम क्या होता है, आपको जो सॉल्यूशन है वो क्लियरली फाइंड आउट नहीं होता है। आप डीप थिंकिंग करते जा रहे हैं, करते जा रहे हैं, करते जा रहे हैं, तो आपकी माइंड के अंदर क्या होने लग जाता है, पेन होने लग जाता है, यानी स्ट्रेस। इस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, स्ट्रेस। यानी मसल्स टेंशन, ब्रेन के अंदर जो मसल्स हैं वो आपकी क्या होती है, टेंशन में जाती हैं, स्ट्रेस लेते हैं आप। उस कंडीशन में जो पेन होता है उस पेन को हम बोलते हैं टेंशन हेडक, यानी स्ट्रेस पेन। सेकंड जो होता है वो होता है आपका माइग्रेन पेन। माइग्रेन आपने देखा होगा, वन साइड में आपका पेन हो रहा है और अनदर साइड आपका नॉर्मल है। यानी किसी पर्टिकुलर एरिया में आपका पेन हो रहा है, मान लीजिए राइट साइड हेडक में आपको पेन हो रहा है और लेफ्ट साइड आपका नॉर्मल है। तो इस कंडीशन को हम क्या कहते हैं, माइग्रेन पेन बोलते हैं। अब ये जनरली किसी डिजीज कंडीशन की वजह से तो नहीं हो रहा है, तो ये किसकी वजह से होता है, आपका
सेंसिटिविटी की वजह से। मान लीजिए आपको किसी से एलर्जी है, आपको लाइट से एलर्जी है, आपको साउंड से एलर्जी है, तो उस कंडीशन में आपको क्या होता है, माइग्रेन होता है। माइग्रेन की कंडीशन में बहुत सीवियर पेन होता है। इसके अंदर आपको कभी कभी नोजिया और वॉमिटिंग के केसेस भी आपको देखने को मिल जाएंगे। तो अगर आपके साथ किसी चीज से सेंसिटिविटी हो रहा है, लाइट से हो रहा है, साउंड से हो रहा है, तो उस कंडीशन को आपको क्या करना है, विड्रॉवल करना है। मतलब उस लाइफ स्टाइल को आपको चेंज करना है और ऐसे प्लेसेस पे जाना है जहां पर लाइट और साउंड्स नहीं है। थर्ड आता है आपका क्लस्टर हेडेक। क्लस्टर नाम से पता चल रहा है, क्लस्टर का मतलब एक पर्टिकुलर एरिया के अंदर पेन हो रहा है, उसे हम बोलते हैं क्लस्टर पेन। इस क्लस्टर पेन का कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, ये इंटेंस होगा। इंटेंस का मतलब एक बहुत तीखा पेन होगा, यानी बहुत तेजी से पेन होगा एक पर्टिकुलर एरिया में। और क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है, रिकरिंग पेन। रिकरिंग पेन का मतलब क्या है, बार बार आएगा ये पेन। एक बार आपको पेन हो गया, थोड़े टाइम बाद ये आपको वापस आ जाएगा। और जनरली आपका क्लस्टर जो देखने को मिलता है, जहां पर मोस्ट केसेस देखने को मिलता है, वो आपका होता है अराउंड आईज। जो आपकी आई है, अराउंड के सराउंडिंग में क्या होता है, आपको पेन देखने को मिलता है। जनरली जो केसेस आते हैं आपकी क्लस्टर हेडेक की। तो इस तरीके से जो प्राइमरी हेडक है, तीन पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। टेंशन हेडक, जो स्ट्रेस की वजह से होता है। माइग्रेन हेडक, जो कि सेंसिटिविटी की वजह से होता है, जो आपका लाइट से भी हो सकता है, साउंड से भी हो सकता है। एंड क्लस्टर हेडक, जो आपके पर्टिकुलर एरिया में होता है, स्पेशली जो केसेस देखने को मिलते हैं अराउंड द आईज। सेकेंड हम डिस्कशन करते हैं सेकेंडरी हेडक। तो सेकेंडरी हेडक में अभी हमने डिस्कशन किया कि सेकेंडरी हेडक कॉज बाय द अनदर मेडिकल कंडीशंस, means disease condition such as head, neck injuries, dehydration, medication overdose, meningitis, brain tumor, hypertension। ये सब क्या है, मेडिकल कंडीशन है जिसकी वजह से आपको सेकेंडरी हेडक देखने को मिल सकता है। सेकेंड आपका टर्मिनोलॉजी है हेड इंजरी। यानी हेड के अंदर कोई भी फिजिकल इंजरी अगर होता है, उसे हम क्या कहते हैं, हेड इंजरी। अब हेड के अंदर भी हमने पार्ट्स जो है डिवाइड किए हैं, स्कैल्प इंजरी, स्कल फ्रैक्चर एंड ब्रेन इंजरी। यानी आपका जो हेड है, इसको हमने थ्री इंजरी के अंदर डिवाइड किया है। पहला है आपका स्कैल्प इंजरी। स्कल आप समझते हैं, आपका स्कल बोन का स्किन, यानी आपकी पूरी बॉडी के ऊपर जो स्किन है, ऐसे ही आपके स्कल बोन के भी ऊपर जो स्किन है, जहां पर आपके जो हेयर्स रहते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, स्कैल्प। यानी हेड का जो स्किन है, दैट इज कॉल्ड स्कैल्प। उसके अंदर अगर इंजरी होता है, तो उसे हम बोलते हैं स्कैल्प इंजरी। सेकंड है आपका स्कल फ्रैक्चर। यानी आपका स्कैल्प के अंदर तो इंजरी हो गया, उसके बाद जो आपका बोन आता है, यानी जो स्कल बोन आता है, उसके अंदर क्या हो रहा है, आपका इंजरी हो रहा है, उसे हम क्या कहते हैं, स्कल फ्रैक्चर। थर्ड आता है आपका ब्रेन इंजरी। ब्रेन इंजरी का मतलब जो आपके स्कल के अंदर जो आपका ब्रेन सिचुएटेड है, उसके अंदर आपका प्रॉब्लम हो रहा है। उसमें क्या क्या देखने को आपको मिलेगा, कंकशन, कंफ्यूजन, इंट्राक्रेनियल हेमेटोमा एंड सबड्यूरल हेमेटोमा। ये किसकी वजह से हो रहा है, ये हेड इंजरी की वजह से हो रहा है। अभी हम डिजीज कंडीशन डिस्कशन नहीं कर रहे कि ब्रेन के अंदर आपका ब्रेन एब्सेस हो रहा है, ब्रेन ट्यूमर हो रहा है, ये डिस्कशन नहीं कर रहे। हम डिस्कशन कर रहे हैं कि हेड में इंजरी की वजह से क्या क्या प्रॉब्लम होता है। तो हेड में इंजरी की वजह से क्या क्या हो रहा है, कंकशन, कंफ्यूजन, इंट्राक्रेनियल हेमेटोमा एंड सबड्यूरल हेमेटोमा। तो वन बाय वन हम डिटेल में इनका डिस्कशन करते हैं। तो सबसे पहले आपका टाइप्स ऑफ हेड इंजरी, जैसे हमने देखा स्कैल्प इंजरी। तो फर्स्ट इमेज में आप देख पा रहे हैं, ये आपका पेशेंट है जिसके हेड में क्या हो गया, इंजरी हो गया है। और ये जो स्कैल्प है, यानी हेड का जो स्किन है, यहाँ पर क्या हो गया, इंजरी हो गया। ये आपका यहाँ पे भी आपका इंजरी हो सकता है, लेकिन कहाँ पर होना चाहिए, स्कैल्प के अंदर होना चाहिए। तो वो क्या कहलाएगा, आपका स्कैल्प इंजरी। फॉर एग्जाम्पल, कट्स, ब्रूसेस। ब्रूसेस का मतलब क्या होता है, जो आपका ये जो मार्क नजर आ रहा है, जो यहाँ पर ब्लू कलर आ जाता है, टिश्यू डेड हो जाते हैं, वो आपका क्या कहलाता है, ब्रूसेस या एब्रेजन। जहाँ पे आपने देखा होगा, कभी रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट अगर होता है, तो वहां पर हमारा फ्रिक्शन की वजह से क्या हो जाता है, मार्क बन जाता है।
खरोंच आ जाती हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, एब्रेजन मार्क्स बोलते हैं। उन्हीं को हम क्या बोलते हैं, ब्रूसेस बोलते हैं। तो अगर आपकी स्कैल्प के अंदर ब्रूसेस हो रहा है या कट्स आ रहा है तो आपका क्या कहलाता है, स्कैल्प इंजरी। नेक्स्ट है आपका स्किल फ्रैक्चर। तो स्किल फ्रैक्चर में आप देख पा रहे हैं ये आपका टेम्पोरल बोन, पैराइटल बोन, ऑक्सीपिटल, ये आपका टेम्पोरल, ये सभी बोन आपकी किसकी है, स्किल की बोन है। अब ये स्किल की बोन के अंदर मान लीजिए कोई चीयर हो गया, कोई कट लग गया या क्रैक हो गया, ये सारी चीजें क्या कहलाती हैं आपकी, स्किल फ्रैक्चर। ये आपका माइनर भी हो सकता है, मेजर भी हो सकता है, ये आपका क्या कहलाता है, स्किल फ्रैक्चर। ओके, सॉरी फॉर डिस्टर्बेंसेस। तो ये आपका क्लियर हो गया, स्कैल्प इंजरी एंड स्किल फ्रैक्चर। नेक्स्ट देखते हैं ब्रेन इंजरी। तो ब्रेन इंजरी में अभी हमने डिस्कशन किया कंकशन। कंकशन का मतलब माइल्ड ट्रॉमेटिक ब्रेन इंजरी, कंट्यूजन मतलब ब्रूसेस, इंट्राक्रेनियल हेमाटोमा, ब्लीडिंग विद इन द स्किल, सबड्यूरल हेमाटोमा, ब्लीडिंग विद इन द ब्रेन सरफेस एंड ड्यूरामेटर। तो इसको हम इमेज से क्लियर करते हैं। कंकशन, कंकशन का मतलब क्या है, माइल्ड ट्रॉमेटिक इंजरी कॉज बाय द ब्लो और जोल्ट टू द हेड। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं ये आपका क्या है, कोई हार्ड ऑब्जेक्ट है, और कभी कभी आपने देखा होगा आपका हेड जो है उससे टच हो जाता है तो आपको क्या हो जाता है, थोड़ा सा माइल्ड इंजरी हो जाता है। तो ऐसी कंडीशन को हम क्या कहते हैं, कंकशन कहते हैं। और कभी आपने देखा होगा अगर फाइटिंग हो रही है कहीं पे, और फाइटिंग के टाइम अगर दोनों का हेड आपस में टकरा जाता है, उस टाइम आपके हेड में माइल्ड इंजरी हो जाता है, वो भी आपका क्या कहलाता है, कंकशन कहलाता है। यानी माइल्ड ट्रॉमेटिक इंजरी को हम क्या कहते हैं, कंकशन कहते हैं। अगर कंट्यूजन हो जाए, यानी कंकशन का थोड़ा सा मेजर फॉर्म हो जाए, तो उसे हम क्या कहते हैं, कंफ्यूजन। तो जैसे यहाँ पर आप बच्चे देख पा रहे हैं, यहाँ पर क्या हो गया, हेड के अंदर ब्लूस मार्क बन गया है। यानी यहाँ पर आपका ब्लूस कलर जो दिखाई दे रहा है, जो कि आपका सीवियर हेड इंजरी की वजह से हुआ है, तो इसको हम क्या कहते हैं, कंफ्यूजन कहते हैं, जहां पर आपका टिश्यू जो है डेड हो जाता है। नेक्स्ट आप देख पा रहे हैं इंट्राक्रेनियल हेमाटोमा। यहाँ पर आपके डिफरेंट टाइप के हेमेटोमा रहते हैं। तो यहाँ पर आप देखिए, ये आपका हेड का इंटीरियर पार्ट है, ये आपका हेड का पोस्टीरियर पार्ट है, ये आपका लेटरल, ये आपका लेटरल। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं सबसे पहले क्या हो गया, आपका स्कल बोन हो गया। स्कल बोन के बाद क्या होते हैं, आपकी ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड की जो कवरिंग होती है, जिसे हम क्या कहते हैं, मेनिंजेस कहते हैं। मेनिंजेस की 3 लेयर होती हैं, ड्यूरा मैटर, अराक्नोइड मैटर एंड पाया मैटर। इसको याद करने का तरीका क्या रहता है, डेप, DAP याद रखिएगा, डेप। तो आपको सीरियल वाइज याद रहेगा, आउटर टू इनर साइड, ड्यूरामेटर, अराकोनॉइड मैटर एंड पायामेटर। तो यहाँ पे देखिएगा, ये आपका जो ब्लू कलर नजर आ रहा है, ये आपका क्या है, ड्यूरामेटर है, और ये आपका क्या है, बॉन है। तो ड्यूरामेटर के जस्ट ऊपर जो ब्लीडिंग हो रहा है, ये क्या कहलाता है, एपीड्यूरल, यानी ड्यूरामेटर के जस्ट ऊपर। तो ये एपिड्यूरल हेमाटोमा हो गया। यहाँ पे आप देखिएगा, ये ड्यूरामेटर है और ये ब्रेन है। तो ये कहाँ पर हो रहा है, आपका ब्रेन सरफेस और ड्यूरामेटर के बीच में। तो ये क्या कहलाता है, आपका सब ड्यूरल हेमाटोमा। ये आपका क्या था, ड्यूरामेटर के जस्ट ऊपर था, तो ये ड्यूरामेटर के जस्ट नीचे है, तो ये क्या कहलाएगा, सब ड्यूरल हेमाटोमा। अगर मान लीजिए ब्रेन के अंदर है, लेयर तो आपका सेफ है, इंटरनल प्रॉब्लम है, जहां पर आपका ब्रेन, आपने देखा होगा कभी कभी हाइपर टेंशन होता है, BP हाई होता है, और ब्रेन के अंदर जो माइनर कैपिलरी रहती हैं वो बस्ट हो जाती हैं। उसकी वजह से क्या होता है, आपका ब्लीडिंग हो जाता है। उसकी वजह से, ब्लीडिंग की वजह से अंदर हेमाटोमा बन जाता है। तो ये क्या कहलाता है, आपका इंट्रा सेरिब्रल या इंट्रा क्रेनियल हेमाटोमा। ये आपके 3 टाइप्स के आपके हेमाटोमा हो गया। तो सबड्यूरल हेमाटोमा क्या कहलाएगा, ब्लड कलेक्ट्स बिटवीन द ब्रेन सरफेस एंड द ड्यूरामेटर। ये आप जो सब ड्यूरल हेमाटोमा देख पा रहे हैं, इसमें क्या है आपका, ये आपका ब्रेन सरफेस हो गया और ये आपका ड्यूरामेटर हो गया, तो इसको हम कहते हैं सब ड्यूरल हेमाटोमा। थर्ड है आपका स्पाइनल इंजरी। ये हमने अभी ब्रेन इंजरी के बारे में डिस्कशन किया, अब हम डिस्कशन करते हैं स्पाइनल इंजरी। तो स्पाइनल इंजरी के लिए पहले स्पाइन देख ली कहाँ पे होता है, ये आपने देखा होगा वर्टिब्रा है, वर्टिब्रा के मिडिल में क्या जाता है, आपका स्पाइनल कॉर्ड जाता है। अब स्पाइनल कॉर्ड के अंदर जो है
डिफरेंट डिफरेंट एरिया से आपका जो स्पाइनल कॉर्ड जो रप्चर होता है या इंजरी होता है, उसी के बेस पे आपके डिफरेंट टाइप की स्पाइनल इंजरीज होते हैं। सबसे पहले टाइप देख लीजिए। मोनोप्लेजिया, डाइप्लेजिया, पैराप्लेजिया, हेमीप्लेजिया, क्वाड्रिप्लेजिया और टेट्राप्लेजिया। तो स्पाइनल कॉर्ड इंजरी किसे कहेंगे हम? जब आपकी इंजरी स्पाइनल कॉर्ड के अंदर हो, या स्पाइनल नर्व्स के अंदर हो, या सराउंडिंग बोन, टिश्यू या लिगामेंट्स। यानी आपके स्पाइनल कॉर्ड के बोन के अंदर है, टिश्यू के अंदर है, लिगामेंट्स के अंदर इंजरी है, तो ये सब क्या कहलाएगा? आपका स्पाइनल इंजरी। अब स्पाइनल कॉर्ड के अंदर देखिए, ये वर्टिब्रा आप जानते हैं, सर्वाइकल, थोरेसिक, लुम्बार एंड सैक्रम एंड कॉक्सिक्स। इसके अंदर क्या रहता है? आपका स्पाइनल कॉर्ड रहता है। स्पाइनल कॉर्ड के अंदर जो सर्वाइकल रहते हैं, स्पाइनल नर्व्स कितनी होती हैं? 8, थोरेसिक 12, लुम्बार 5, सैक्रम 5 एंड कॉक्सिजियल 1। इस तरीके से आपके 31 पेयर्स जो रहती है स्पाइनल नर्व्स रहती हैं। इसके अंदर आप देखिएगा C4 इंजरी, सर्वाइकल का अगर C4 इंजरी होता है तो पर्सन को क्या होगा, यानी पेशेंट को क्या होगा? टेट्राप्लेजिया। टेट्राप्लेजिया और क्वाड्रिप्लेजिया आपका एक ही होता है। तो टेट्राप्लेजिया में क्या होता है, क्वाड्रिप्लेजिया में क्या होता है? पैरालिसिस ऑफ द होल बॉडी, यानी जो पेशेंट है उसका होल बॉडी क्या हो जाएगा? पैरालिसिस हो जाएगा। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, ये जो कलर नजर आ रहा है आपको, ब्लू कलर जो नजर आ रहा है आपको, ये पूरा क्या हो रहा है? आपका पैरालिसिस हो रहा है, यानी आपका होल बॉडी आपका पैरालिसिस हो रहा है अगर आपकी इंजरी C4 में होती है। अगर मान लीजिए आपकी C6 में भी इंजरी हो रही है, C6 में अगर इंजरी हो रही है तो क्या होगा? आपका शोल्डर, जो अपर आर्म है, शोल्डर है, वो आपका नॉर्मल रहेंगे, लेकिन शोल्डर से जस्ट जो आर्म है, यहाँ जो कलर नजर आ रहा है, ये आपका पूरा क्या रहेगा? पैरालिसिस हो जाएगा अगर आपकी इंजरी C6 से बिलो होती है। नेक्स्ट आप देख पा रहे हैं T6 इंजरी, पैराप्लेजिया। यहां तक तो क्या था? टेट्राप्लेजिया, क्योंकि यहाँ पे भी आपका होल बॉडी इन्वॉल्व है। T6 यानी थोरेसिक नंबर 6, यहाँ पर अगर होती है, इससे नीचे जो भी इंजरी होती है T6 से शुरू होती है, तो वो क्या कहलाता है? पैराप्लेजिया। तो ये आप जो पैराप्लेजिया देख पा रहे हैं, पैराप्लेजिया का मतलब क्या होता है? बोथ लोअर लिम्ब पैरालिसिस इन्वॉल्व द पेल्विस कैविटी, यानी आपके दोनों पैर पैरालिसिस होंगे, साथ में आपका जो पेल्विस कैविटी है वो भी क्या होगा? पैरालिसिस होगा। तो इस इमेज में आप देख पा रहे हैं, अगर T6 से अगर इंजरी होता है तो पेशेंट जो है उसके आर्म जो है सही है, लेकिन एब्डोमिनल भी इसमें इन्वॉल्व है, नॉर्मल है, तो सॉरी पैरालिसिस है, और बहुत लोअर लेग्स भी इसके अंदर क्या है? पैरालिसिस है। L1 का मतलब लुम्बार 1। तो लुम्बार 1 वर्टिब्रा से अगर नीचे अगर कोई इंजरी है, स्पाइनल इंजरी है, वो क्या कहलाएगा? वो भी पैराप्लेजिया है, लेकिन उसके अंदर इन्वॉल्व देखिए बहुत लोअर लेग एंड हैंड्स, ओनली ये आपका पार्ट क्या होगा? पैरालिसिस हो जाएगा। तो इस तरीके से जो आपको नजर आ रहे हैं, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के पैरालिसिस होते हैं। अब इसमें देखिए मोनोप्लेजिया। मोनोप्लेजिया का मतलब होता है पैरालिसिस ऑफ द वन एक्सट्रीमिटीज। वन एक्सट्रीमिटीज में आपका अपर एक्सट्रीमिटीज में से भी हो सकता है, मतलब आपका कोई भी हैंड हो सकता है। लोअर एक्सट्रीमिटीज कोई भी सिंगल एक पैर हो सकता है, उसे हम क्या कहते हैं? मोनोप्लेजिया, मतलब पैरालिसिस ऑफ अ सिंगल एक्सट्रीमिटीज। डाइप्लेजिया, डाइप्लेजिया मतलब डबल एक्सट्रीमिटीज, दोनों हाथ हो सकते हैं आपके, दोनों पैर हो सकते हैं आपके पैरालिसिस, वो क्या कहलाते हैं? आपके डाइप्लेजिया। लेकिन डाइप्लेजिया में भी दोनों पैर आ गए, और आपके पैराप्लेजिया में भी बहुत पैरालिसिस हो रहा है। तो डिफरेंट क्या है? जो पैराप्लेजिया है उसमें आपका क्या इन्वॉल्वमेंट होता है? पेल्विस रीजन इन्वॉल्वमेंट होता है। लेकिन डायप्लेजिया के अंदर क्या होगा? ओनली लेग इन्वॉल्व होंगे, ये पेल्विस कैविटी पैरालिसिस इन्वॉल्व नहीं होगा। ये डिटेल में हम डिस्कशन करेंगे। नेक्स्ट आपका हेमीप्लेजिया। हेमीप्लेजिया का मतलब हाफ बॉडी पैरालिसिस। आपका जो बॉडी है, सीधा आपका बॉडी अगर को हम बीच में से अगर दो पार्ट करें आपकी बॉडी के सेंट्रल लाइन से, तो आपका कोई भी वन साइड का जो बॉडी है वो पैरालिसिस हो जाएगा। ये आपका राइट साइड का बॉडी भी हो सकता है और लेफ्ट साइड का बॉडी भी हो सकता है। क्वाड्रिप्लेजिया का मतलब पूरा होल बॉडी पैरालिसिस।
तो देखिए सबसे पहले डिस्कशन करते हैं मोनोप्लेजिया। तो मोनोप्लेजिया का मतलब क्या है? पैरालिसिस ऑफ ए सिंगल एक्सट्रीमिटीज या सिंगल लिम्ब, सच एज वन आर्म और वन लेग। यानी एक आपका हाथ हो सकता है या आपका एक पैर हो सकता है, लेकिन पैरालिसिस कहाँ पे होगा? ओनली सिंगल एक्सट्रीमिटीज के अंदर होगा, सिंगल लिम्ब के अंदर होगा। अब इमेज में देखिए, ये आप देख पा रहे हैं ओनली वन लेग है राइट साइड का। ये आप देख रहे हैं वन लेग लेफ्ट साइड का। ये आपका वन आर्म वन हैंड है, ये आपका राइट साइड, ये आपका लेफ्ट साइड। यानी कोई भी एक पैरालिसिस हो सकता है, चाहे वो अपर में हो सकता है चाहे वो लोअर में हो सकता है, लेकिन सिंगल लिम्ब होगा, सिंगल एक्सट्रीमिटीज होगा, वो आपका क्या कहलाएगा? मोनोप्लेजिया कहलाएगा। डाइप्लेजिया में क्या होता है? डबल, यानी बहुत लेग हो सकते हैं या फिर बहुत आर्म हो सकते हैं। अब यहाँ पे देख पा रहे हैं फर्स्ट इमेज में क्या हो रहा है? डायप्लेजिया ऑफ द लेग्स। अब इसमें क्या है? आपका पेल्विक जो रीजन है ये इन्वॉल्वमेंट नहीं होगा। अगर मान लीजिए इसके अंदर पेल्विक रीजन भी अगर पैरालिसिस हो जाता है तो ये किस में चला जाएगा? पैराप्लेजिया के अंदर चला जाएगा। अगर ओनली लेग इन्वॉल्व है तो ये क्या कहलाएगा? आपका डाइप्लेजिया। कभी कभी डाइप्लेजिया को पैराप्लेजिया भी बोल देते हैं, क्योंकि पेल्विस कैविटी का पैरालिसिस फाइंड आउट नहीं हो पाता है, तो कई कई केसेस में डाइप्लेजिया पैराप्लेजिया भी सेम हो जाता है। लेकिन यहाँ पर बहुत आम से, ये आप इमेज देख पा रहे हैं, ये जो रेड कलर नजर आ रहा है ये आपका पैरालिसिस है। ये भी हैंड आपका पैरालिसिस है। ये भी आपका डायप्लेजिया, डायप्लेजिया ऑफ द अपर एक्सट्रीमिटीज। अपर एक्सट्रीमिटीज का मतलब अपर आर्म्स, दोनों आपके जो हाथ हैं वो क्या है? आपके पैरालिसिस है। तो इस तरीके से डायप्लेजिया आपका दो टाइप्स का होता है, अपर एक्सट्रीमिटीज एंड लोअर एक्सट्रीमिटीज। पैराप्लेजिया, पैराप्लेजिया का मतलब लोअर हाफ ऑफ द बॉडी। अगर आपकी बॉडी को, जितने भी आपकी बॉडी की हाइट है उसमें से अगर हम दो पार्ट कर दें, यानी बीच में से डिवाइड कर दें, तो जो लोअर हाफ का जो पोर्शन होगा वो क्या कहलाएगा? पैराप्लेजिया। जैसे इमेज में देखिए, ये आपका होल बॉडी है और बीच में से इसको डिवाइड कर दें तो लोअर का जो पोर्शन है, लोअर हाफ ऑफ द बॉडी का जो पोर्शन है वो क्या कहलाएगा? पैराप्लेजिया, पैरालिसिस ऑफ द लोअर हाफ ऑफ द बॉडी। अब इस इमेज में देख पा रहे हैं कि यहाँ पे क्या है? आपका पेल्विस कैविटी आपका इन्वॉल्व है। अगर मान लीजिए लेग में होता तो ये किस में चला जाता? डायप्लेजिया में चला जाता। नेक्स्ट देखते हैं हेमीप्लेजिया। हेमी का मतलब होता है हाफ, एप्लेजिया का मतलब पैरालिसिस। तो हाफ साइड ऑफ द बॉडी का क्या हो जाता है? पैरालिसिस हो जाता है। यहाँ इमेज में देखिए, ये राइट साइड है, ये लेफ्ट साइड है। ये जो ब्लू कलर नजर आ रहा है ये आपका क्या है? पैरालिसिस है। तो इस पर्सन को क्या हुआ है? लेफ्ट साइड पैरालिसिस, लेफ्ट साइड हेमीप्लेजिया। क्योंकि ये आपका देखिए सेंटर से देखिएगा पूरा आपका नीचे तक क्या है? पूरा पैरालिसिस है। ये आपका राइट साइड भी हो सकता है, यानी आपका राइट साइड और लेफ्ट साइड टू टाइप का आपका हेमिप्लेजिया देखने को मिल सकता है। यहाँ पे क्या होता है? मान लीजिए यहाँ पर्सन में क्या हो रहा है? लेफ्ट साइड का हेमिप्लेजिया। तो जनरली जो पेशेंट को जो प्रॉब्लम होती है वो हेड के अंदर राइट साइड में देखने को मिलेगा। अगर पेशेंट को राइट साइड का हेमिप्लेजिया हो रहा है तो इंजरी जो देखने को मिलेगा वो लेफ्ट साइड ब्रेन में मिलेगा, यानी लेफ्ट साइड के हेमिस्फीयर में देखने को मिलेगा। इसमें क्या होता है कि आपका जो ब्रेन के जो हेमिस्फीयर है वो बॉडी के अपोजिट डायरेक्शन पार्ट को क्या करते हैं? कंट्रोल करते हैं, यानी अपोजिट पोजीशन को कंट्रोल करते हैं। अगर राइट हेड में इंजरी होगा तो लेफ्ट साइड पैरालिसिस होगा, अगर लेफ्ट साइड इंजरी होगा तो राइट साइड पैरालिसिस होगा, क्योंकि अपोजिट जो डायरेक्शन है उसमें ये बॉडी को कंट्रोल करते हैं। तो ये आपका क्या है? ये आपका नॉर्मल दिखाई दे रहा है और ये आपका पैरालिसिस है। तो इस इमेज में क्या होगा? लेफ्ट साइड हेमीप्लेजिया। नेक्स्ट देखते हैं क्वाड्रिप्लेजिया। क्वाड्रिप्लेजिया और टेट्राप्लेजिया को क्या बोलते हैं हम? होल बॉडी पैरालिसिस। होल बॉडी में क्या आएगा? आपका बहुत अपर लिम्ब आ जाएगा, लोअर लिम्ब आ जाएगा, चेस्ट आ जाएगा, एब्डोमेन आ जाएगा, बैक आ जाएगा। मतलब आपका ये जो हेड से नीचे का पूरा होल बॉडी क्या है? आपका पैरालिसिस आ जाएगा। अब मान लीजिए अपर लिम्ब ये हो गया, बहुत लोअर लिम्ब हो गया, तो चेस्ट, एब्डोमेन और बैक, यानी इमेज में देखिए, ये आपका हैंड, ये आपका हैंड को क्या कहेंगे हम? अपर एक्सट्रीमिटीज। ये लेग,
ये लेग पैरालिसिस को क्या कहेंगे? लोअर एक्सट्रीमिटीज। तो ये आप जो चेस्ट देख रहे हैं और ये आप जो एब्डोमेन देख रहे हैं, इस एरिया को हम क्या कहते हैं? टॉर्सो। यानी एक्सट्रीमिटीज को हटा के जो बॉडी का पार्ट है वो क्या कहलाता है? टॉर्सो कहलाता है। तो इसके अंदर क्वाड्रिप्लेजिया और टेट्राप्लेजिया का मतलब क्या होता है? होल बॉडी पैरालिसिस। अब कंक्लूजन में देख लेते हैं। मोनोप्लेजिया, वन एक्सट्रीमिटी पैरालिसिस। हेमीप्लेजिया, हाफ साइड ऑफ द बॉडी पैरालिसिस। डायप्लेजिया, डबल एक्सट्रीमिटी पैरालिसिस, बहुत अपर लिम्ब भी हो सकते हैं, बहुत लोअर लिम्ब भी हो सकते हैं। पैराप्लेजिया, लोअर हाफ ऑफ द बॉडी पैरालिसिस। एंड क्वाड्रिप्लेजिया और टेट्राप्लेजिया, होल बॉडी पैरालिसिस। ये जो रेडनेस दिखाई दे रही है, ये क्या है? आपका पैरालिसिस। नेक्स्ट है नंबर 4, स्पाइनल कॉर्ड कंप्रेशन। स्पाइनल कॉर्ड कंप्रेशन, हर्निएटेड डिस्क, स्लिप डिस्क, इसके कई नाम होते हैं। इंटरवर्टिब्रल डिस्क हर्निएशन, हर्निया ऑफ द डिस्क, बहुत सारे नाम होते हैं इसके। तो इमेज में देखिए, ये आपका वर्टिब्रा है, ये आपका कार्टिलेज, ये आपका वर्टिब्रा, और ये आपको क्या नजर आ रही है? ये आपका स्पाइनल नर्व्स है। उसके बाद वर्टिब्रा, तो बीच में ये जो ग्रे कलर का नजर आ रहा है, ये आपका क्या है? कार्टिलेज, जिसे हम क्या बोलते हैं? डिस्क बोलते हैं। अब ये क्या होता है? जब आप अपनी कैपेसिटी से ज्यादा वेट हैंडल करते हैं, यानी अपने वर्टिब्रा के ऊपर ज्यादा प्रेशर डालते हैं, कंप्रेशन करते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है? आपका ये जो कार्टिलेज है, यानी आपका जो डिस्क है, ये क्या हो जाता है? बाहर की ओर बल्ज हो जाता है, बाहर की ओर निकल जाता है। इसी को हम क्या कहते हैं? हर्निया कहते हैं। तो ये क्या हो गया? आपका हर्निएटेड डिस्क हो गया। या हम क्या बोल सकते हैं? जो डिस्क है वो स्लिप हो गया, इसलिए हम इसको स्लिपरी डिस्क के नाम से भी जानते हैं। या ये जो कंडीशन है, किसकी वजह से हुआ है? स्पाइनल कॉर्ड के कंप्रेशन की वजह से। यानी स्पाइनल कॉर्ड है, ये क्या हो गया? आपका कंप्रेशन हो रहा है, जिसकी वजह से ये कंडीशन जनरेट हो रही है। तो ये इमेज क्या है? पहले नॉर्मल देखिए, नॉर्मल कैसा वर्टिब्रा होता है? ये एनुलस है, सेंटर में आपका न्यूक्लियस है, और यहाँ पर आपका ये जो देख पा रहे हैं येलो कलर का, ये क्या है? आपका स्पाइनल कॉर्ड है। और राइट साइड लेफ्ट साइड में ये जो जा रहे हैं येलो कलर का, ये क्या है? आपका स्पाइनल नर्व्स है, और ये आपका वर्टिब्रा। तो यहाँ पे ये क्या है? नॉर्मल डिस्क है। स्लिपरी डिस्क में आप देख पा रहे हैं, ये जो फोर्स लगा है, ये जो कंप्रेशन लगा है, जिसकी वजह से क्या हुआ है? ये डिस्क आगे की ओर क्या हो गया? स्लिप हो गई, यानी हर्निएटेड हो गई। हर्निएटेड होने की वजह से आप देख पा रहे हैं, इस नर्व को क्या कर दिया? इसने कंप्रेस कर दिया। या मान लीजिए ये नर्व है, और इसने ऊपर से ये आपका वर्टिब्रा, ये नीचे का वर्टिब्रा, इसने दोनों ने आपस में क्या कर दिया? इसको कंप्रेस कर दिया, बाहर की ओर बल्ज हो गया। ये जो बाहर की ओर बल्ज होके ये जो स्पाइनल कॉर्ड का क्या हो रहा है? कंप्रेशन हो रहा है। तो इस कंडीशन को हम बोलते हैं स्पाइनल कॉर्ड कंप्रेशन, हर्निएटेड डिस्क, स्लिप डिस्क, इंटरवर्टिब्रल डिस्क प्रोलैप्स। तो बहुत सारे इसके नाम होते हैं। डिटेल में हम डिजीज कंडीशन जब डिस्कशन करेंगे, तब इसको हम डिटेल में इसका डिस्कशन करेंगे। नेक्स्ट है आपका इंट्राक्रेनियल और सेरिब्रल एन्यूरिज्म। तो इंट्राक्रेनियल आप जानते हैं, सेरिब्रल जानते हैं, यानी ब्रेन के अंदर, यानी क्रेनियल कैविटी के अंदर क्या प्रॉब्लम हो रहा है? एन्यूरिज्म फॉर्मेशन हो रहा है। अब ये एन्यूरिज्म क्या होता है? देखिए, आपकी आर्टरी है, और आर्टरी का अगर कोई एरिया, किसी पर्टिकुलर एरिया वीक है, और आपकी ब्लड प्रेशर जो है बहुत हाई है, तो जो आर्टरी का वीक एरिया है, वो वहां से क्या हो जाता है? एक बैलून टाइप की स्ट्रक्चर में बल्ज हो जाता है। उस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं? एन्यूरिज्म कहते हैं। जैसे मान लीजिए, ये आपका ब्रेन का आर्टरी है, और आर्टरी में क्या हुआ? ये एरिया क्या था? बहुत वीक हो गया, किसी भी डिजीज कंडीशन की वजह से, वो डिटेल में हम डिस्कशन करेंगे। ये आपका क्या हो गया? वीक हो गया। अब इसके अंदर कभी आपका हाइपरटेंशन हुआ, आपका बीपी क्या है? हाई हुआ। जैसे बीपी हाई हुआ और ये एरिया कैसा था? वीक था, तो यहां से क्या हो जाता है? ये मेम्ब्रेन जो है बल्ज हो जाती है।
ये जो बैलून टाइप का जो स्ट्रक्चर बन जाता है आपकी आर्टरी के अंदर, इसको हम क्या कहते हैं, एन्यूरिज्म। लेकिन ये हुआ कहाँ पर है, सेरिब्रल के अंदर, यानी ब्रेन के अंदर हुआ है। तो इस कंडीशन को हम क्या कहते हैं, सेरिब्रल एन्यूरिज्म या इंट्राक्रेनियल एन्यूरिज्म। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं 1, 2, 3। तो इस इमेज में आपको 3 सेरिब्रल एन्यूरिज्म या 3 इंट्राक्रेनियल एन्यूरिज्म आपको नजर आ रहे हैं। तो इसका मतलब क्या होता है, डायलेशन और बल्जिंग ऑफ ए ब्लड वेसल्स। क्या कंडीशन होती है, मैंने बताया वीकनेस की वजह से ये कंडीशन क्या हो जाती है, बल्ज हो जाती है, बैलून टाइप का आपका स्ट्रक्चर नजर आने लगता है, इसको हम बोलते हैं एन्यूरिज्म। नेक्स्ट है आपका मेनिंजाइटिस। तो मेनिंजाइटिस में सबसे पहले ये जानना है कि मेनिंजिस क्या होता है। मेनिंजिस का मतलब हमने डिस्कशन किया कि ब्रेन के ऊपर और स्पाइनल कॉर्ड के ऊपर लेयर होती हैं, जो आपकी 3 लेयर होती हैं। अगर आउटर से इनर की साइड हम जाएं तो ड्यूरामेटर, अराक्नोइड मैटर एंड पाया मैटर। जैसे मान लीजिए ये आपका नॉर्मल मेनिंजिस है, ये आपका स्किन है, ये आपका बोन है, और इसके अंदर ड्यूरामेटर, अराक्नोइड मैटर एंड पाया मैटर। ये आपका ड्यूरामेटर, अराक्नोइड मैटर एंड पाया मैटर। इस तरीके से आपकी 3 लेयर्स हैं। इन 3 लेयर्स को अगर सिंगल नाम से अगर हम जाने तो क्या बोलते हैं, मेनिंजिस। और इन 3 लेयर के अंदर क्या हो जाए, इंफ्लामेशन, तो क्या हो जाता है, मेनिंजाइटिस। तो इन्फ्लामेशन ऑफ द मेनिंजेस इज कॉल्ड अ मेनिंजाइटिस। ये आपका किसी में भी हो सकता है, ड्यूरा में हो सकता है, अराक्नोइड में हो सकता है, या पाया मैटर में हो सकता है। सभी क्या कहलाते हैं, आपकी मेनिंजाइटिस कहलाता है। नेक्स्ट इज एनसेफेलाइटिस। अब मान लीजिए ब्रेन के अंदर इन्फ्लामेशन हो जाए। अभी हमने लेयर में इन्फ्लामेशन डिस्कशन किया तो मेनिंजाइटिस होता है। अगर ब्रेन के अंदर इन्फ्लामेशन हो जाए तो क्या कहलाता है, एनसेफेलाइटिस। अब यहाँ पे एक देख पा रहे हैं, ये जो ब्रेन है ये इन्फेक्टेड ब्रेन हो गया है, इसके अंदर इन्फ्लामेशन हो गया है, और इसके अंदर ये देख पा रहे हैं बैक्टीरिया वायरस जो है प्रेजेंट है। तो ये क्या कहलाता है, एनसेफेलाइटिस, यानी इन्फ्लामेशन ऑफ द ब्रेन। नेक्स्ट इज ब्रेन एब्सिस। ब्रेन के अंदर क्या हो गया, एब्सिस हो गया। एब्सिस मीन्स पस का फॉर्मेशन हो गया। पस का फॉर्मेशन मीन्स देयर इज प्रेजेंट ऑफ द बैक्टीरिया। तो यहाँ पर देख पा रहे हैं ब्रेन के अंदर ये जो ओपनिंग हो रही है, इनके अंदर क्या हो रहा है, एब्सिस का फॉर्मेशन हो गया है। तो अगर ब्रेन के अंदर किसी लोकल पार्ट के अंदर पस का कलेक्शन हो गया है, उसी लोकल एरिया को हम क्या बोलते हैं, एब्सिस बोलते हैं। तो इसके अंदर आपके देखिए 1, 2, 3, 4, 5 एब्सिस आपको नजर आ रही है। नेक्स्ट डिजीज टर्मिनोलॉजी है आपका न्यूरोसिस्टिकोसिस। न्यूरोसिस्टिकोसिस क्या होता है, ये आपका पैरासाइटिक इन्फेक्शन होता है। सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर पैरासाइटिक इन्फेक्शन होता है। अब पैरासाइट इन्फेक्शन किसकी वजह से होता है, टीनिया सोलियम, जो आपका लार्वल स्टेज में होता है, यानी जो आपका पैरासाइट है टीनिया सोलियम, ये लार्वल स्टेज में होता है पॉर्क टेपवर्म के अंदर। तो पॉर्क टेपवर्म का जो लार्वल स्टेज होता है, जो आपका कौन सा पैरासाइट है, टीनिया सोलियम, इसकी वजह से आपके सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर प्रॉब्लम होता है। अब कैसे जनरेट होता है, इसके अंदर देखिए सबसे पहले क्या हुआ है आपका, यहां से देखिए प्रोग्लोटिड एक्सक्रीटेड इन द feces इनटू सॉइल। इस ह्यूमन ने जो भी है ग्रेविड प्रोग्लोटिस एक्सक्रीटेड इन द feces। तो ये ग्रेविड प्रोग्लोटिस क्या होता है, सेगमेंट ऑफ ए टेपवर्म, जिसके अंदर क्या होता है, आपके एग जो है फिल होते हैं। ये आपका किसके अंदर जाता है, क्रॉप के अंदर जाता है। उसके बाद ये क्रॉप को कौन ईट करता है, ये कौन है, पिग। इसको हम क्या बोलते हैं, इंटरमीडिएट होस्ट। इंजेस्टेड इन्फेक्टेड सॉइल एंड वाटर, इसने इसको क्या किया, इंजेस्ट किया। इंजेस्ट करने के बाद ऑन्कोस्पियर डेवलप इनटू द सिस्टेसी इन द पॉर्क मीट। उसके बाद इसका मीट बना करके आपने इसको खाया। तो आप कौन हो गए, डेफिनेटिव होस्ट, यानी ह्यूमन इन्फेक्टेड बाय द ईटिंग अंडर कुक्ड मीट, यानी आपने इसको पकाया भी नहीं, ये आपने ईट कर लिया ह्यूमन ने। और ह्यूमन के जैसे ही आपने ईट किया, ये जो आपका सिस्टर सी है, ये आपका किसके अंदर गया, आपका ब्रेन के अंदर, यानी सिस्टर सी माइग्रेट टू द ब्रेन रिजल्टिंग इन न्यूरोसिस्टिकोसिस।
तो ये आपका जो पैरासाइट है इस तरीके से आपके ब्रेन के अंदर जनरेट होता है। नेक्स्ट डिसऑर्डर इज मूवमेंट डिसऑर्डर्स। मूवमेंट डिसऑर्डर का मतलब है ऐसे डिसऑर्डर है जिसके अंदर आपकी बॉडी में मूवमेंट होता है, ऐसा मूवमेंट जो आपके कंट्रोल में नहीं होता है, यानी अनकंट्रोल्ड बॉडी मूवमेंट होता है। जिसके अंदर क्या क्या डिसऑर्डर आते हैं? कोरिया, सीजर्स एंड एपिलेप्सी। तो ये जो देख पा रहे हैं कि एक चाइल्ड है जो डांस लाइक एक्टिविटी कर रहा है, ऐसा लग रहा है कि ये डांस कर रहा है, ये डांस नहीं कर रहा है। इसको क्या प्रॉब्लम है? कोरिया डिसऑर्डर है। कोरिया डिसऑर्डर के अंदर क्या होता है? आपका अनकंट्रोल्ड बॉडी मूवमेंट होता है जो कि आपके डिफरेंट डिफरेंट एंगल के अंदर होता है। जब वो बॉडी का मूवमेंट डिफरेंट डिफरेंट एंगल में करता है तो आपको लगता है कि सामने वाला जो पेशेंट है या पर्सन है वो डांस कर रहा है। ये देखिए, इसका इमेज अलग है, इसका एंगल अलग है, इसका एंगल अलग है। जब वो सेम एंगल को, डिफरेंट डिफरेंट एंगल को एक साथ एक्टिविटी के रूप में परफॉर्म करता है तो लुक लाइक ए डांस, ऐसा लगता है कि डांस कर रहा है, वो डांस नहीं करता है। तो सबसे पहले आपका कोरिया देखिए, इसके अंदर ये इमेज आ गया, इसके अंदर आपका ये इमेज आ रहा है, इसके अंदर क्या हो गया? आपके हैंड्स के अंदर देखिए टिल्ट कर रहा है, आपका मूवमेंट कर रहा है, तो ये आपका क्या है? कोरिया है। तो कोरिया क्या होता है? इनवॉलेंट्री, मतलब जो आपके कंट्रोल में नहीं है। इरेगुलर, कभी भी हो सकता है, रेगुलर नहीं होता है। अनप्रेडिक्टेबल मूवमेंट, जो आपने एक्सपेक्ट भी नहीं किया था कि ये मूवमेंट मेरे साथ होगा, इसको हम क्या कहते हैं? कोरिया कहते हैं। जिसके अंदर कैसा होता है आपका सिम्टम? जर्की मूवमेंट और डांस लाइक सिम्टम्स होता है। जर्की का मतलब एक साथ बॉडी का मूवमेंट करेगा और डांस लाइक एक्टिविटी परफॉर्म करेगा। तो कभी भी आपको पेशेंट इस तरीके से करता हुआ नजर आ रहा है, इट मीन्स ये प्रॉब्लम क्या हो रहा है? कोरिया का प्रॉब्लम हो रहा है। डिटेल में हम डिजीज कंडीशन में डिस्कशन करेंगे। नेक्स्ट है आपका सीजर्स। सीजर्स का मतलब क्या होता है? एबनॉर्मल इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज। जैसे मान लीजिए ब्रेन है आपका, ब्रेन के अंदर डिफरेंट टाइप के न्यूरो होते हैं। न्यूरो आपके नर्व के अंदर ट्रांसफर होते हैं। नर्व के अंदर जो ट्रांसफर होते हैं वो आपके मसल्स तक जाते हैं और मसल्स के अंदर फिर आपका क्या होता है? बॉडी का मूवमेंट होता है। अगर मान लीजिए यही न्यूरो या नर्व का सिग्नल जो है ये एबनॉर्मल हो जाए, यानी एबनॉर्मल इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज हो रहा है, डिस्चार्ज का मतलब डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है आपकी बॉडी के अंदर, तो बॉडी आपकी क्या करने लग जाती है? अनकंट्रोल मूवमेंट करने लग जाती है। इस सिम्टम्स को हम क्या बोलते हैं? कन्वर्जेंस। यानी सीजर का जो सिम्टम है दैट इज कॉल्ड कन्वर्जन, जिसे काफी लोग फिट्स भी बोलते हैं। फिट्स का मतलब क्या है? अनकंट्रोल बॉडी मूवमेंट। और कन्वर्जन, तो डिजीज कंडीशन क्या है आपका? सीजर्स है, उसके जो सिम्टम आ रहे हैं वो क्या? आपके कन्वर्जेंस, फिट्स एंड लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस। यानी अगर ये कंटिन्यू लॉन्ग टाइम तक अगर रहता है तो कभी कभी आप जो है अनकॉन्शियस की कंडीशन में भी चले जाते हैं। तो सडनली अगर इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी ब्रेन के अंदर जनरेट होता है जिसकी वजह से आपकी बॉडी में मूवमेंट होता है, उसे हम क्या कहते हैं? कन्वर्जन फिट्स। एंड डिजीज कंडीशन इज कॉल्ड सीजर्स। इसके अंदर आप देख पा रहे हैं टॉनिक फेज, क्लॉनिक फेज और भी बहुत सारी सीजर की फेजेस होती हैं जो हम डिटेल में डिजीज में डिस्कशन करेंगे। नेक्स्ट है आपका एपिलेप्सी। एपिलेप्सी इज द सीवियर फॉर्म ऑफ द सीजर्स। यानी आपका जो सीजर्स है अगर ये क्रॉनिक कंडीशन में चला जाता है, सीजर आपका बार बार रिकरेंट हो रहा है, रिकरेंट हो रहा है, यानी बार बार आपका जनरेट हो रहा है, तो वो कंडीशन क्या कहलाती है? आपकी एपिलेप्सी कहलाती है। न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर कैरेक्टर बाय रिकरेंट अनप्रोवोक्ड सीजर्स। दी सीजर रिजल्ट फ्रॉम एबनॉर्मल इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी इन द ब्रेन। यानी आपका सीजर्स एपिलेप्सी में ये डिफरेंट है कि सीजर्स के अंदर आपका एबनॉर्मल इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी जनरेट होता है जिसकी वजह से जो सिम्टम आते हैं उनको हम कन्वर्जेंस और फिट्स कहते हैं। अगर इस सीजर्स का कंडीशन क्रॉनिक टाइम के लिए चला जाता है और रिकरेंट होता है, यानी बार बार अगर आता है, तो उसी कंडीशन को हम क्या कहते हैं? एपिलेप्सी कहते हैं। नेक्स्ट इज सीबीए या स्ट्रोक, सेरिब्रोवैस्कुलर एक्सीडेंट। तो सेरिब्रो हम जानते हैं, सेरिब्रो रिलेटेड टू द सेरिब्रम या ब्रेन, वैस्कुलर रिलेटेड टू द वेसल्स एंड एक्सीडेंट मींस इंटरप्शंस। इंटरप्शन मींस
जो रेगुलर ब्लड सप्लाई होती है सेरिब्रम के लिए, उसमें क्या हो जाता है, इंटरप्शंस हो जाता है। इंटरप्शन का मतलब प्रॉपर ब्लड सप्लाई आपके ब्रेन के लिए नहीं जाती है। जब ब्रेन के लिए प्रॉपर ब्लड सप्लाई नहीं होगा तो क्या होगा, ब्रेन के टिश्यू डेड होने लग जाएंगे। जब ब्रेन के टिश्यू डेड होने लग जाएंगे ड्यू टू द इम्प्रॉपर ब्लड सप्लाई, दैट कंडीशन इज कॉल्ड अ स्ट्रोक। अब ये स्ट्रोक की वजह से क्या ये कंडीशन देखिए क्या होता है। ये आपका देख पा रहे हैं यहाँ पे क्या है, कैरोटिड आर्टरी जो जा रही है यहाँ पे क्या है, ये आपका ब्लॉकेज। ब्लॉकेज की वजह से आपके ब्रेन के इस एरिया में क्या हो गया, ब्लड का सप्लाई लैक हो गया, यानी ब्लड का सप्लाई स्टॉप हो गया। एरिया ऑफ ब्रेन डिप्राइव ऑफ ब्लड, इस एरिया में ब्लड की सप्लाई की कमी हो गई। किसकी वजह से, ब्लड क्लॉट की वजह से, ब्लड क्लॉट की वजह से। सेम कंडीशन यहाँ पे देखिए, ये जो आपका ब्रेन नजर आ रहा है, जो ब्लू कलर का नजर आ रहा है, यहाँ पर आपका प्रॉपर ब्लड सप्लाई नहीं हो रही। तो स्ट्रोक क्या है, स्ट्रोक इज अ condition in which there is interruption in the blood supply to the brain। अब ये इंटरप्शन डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के हो सकते हैं, जिसको हम टाइप्स ऑफ स्ट्रोक के अंदर डिस्कशन करेंगे। नेक्स्ट है आपका बेल्स पाल्सी। बेल्स पाल्सी का मतलब होता है फेशियल पैरालिसिस। जो आपकी सेवंथ क्रेनियल नर्व्स है, जो आपके फेस को कंट्रोल करती है, अगर उसके अंदर पैरालिसिस हो जाए, उसके अंदर अगर इंजरी हो जाए, तो उसका जो कंट्रोल है फेस का, वो अपना कंट्रोल नहीं करती है। उसकी वजह से आपको क्या हो जाता है, बेल्स पाल्सी। बेल्स पाल्सी को अनदर नेम में हम फेशियल पैरालिसिस भी बोलते हैं। अभी आपका क्या है, मान लीजिए वन साइड का हो गया, पैरालिसिस ऑफ द मसल्स ऑन वन साइड ऑफ द फेस, तो आपको फेस इस तरीके से नजर आने लगेगा। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं बेल्स पाल्सी, जो राइट राइट साइड का जो चीक है, ये आपका देखिएगा लिप्स किस तरीके से डाउन जा रहे हैं। तो ये आपका नॉर्मल साइड है, लेफ्ट साइड ये नॉर्मल है, और यहाँ पे आप देख पा रहे हैं लिप्स आपके डाउन साइड में जा रहे हैं। तो ये क्या कहलाता है, आपका राइट साइड बेल्स पाल्सी। आपका लेफ्ट साइड बेल्स पाल्सी भी हो सकता है। तो बेल्स पाल्सी का मतलब क्या है, पैरालिसिस ऑफ द वन साइड ऑफ द फेस, और पैरालिसिस या इंजरी ऑफ द फेशियल नर्व। फेशियल नर्व कौन से नंबर पे आती है, सेवंथ क्रेनियल नर्व होती है। नेक्स्ट है ट्राइजेमिनल न्यूरेल्जिया। ट्राइजेमिनल भी आपका नर्व है, जो आपका फिफ्थ क्रेनियल नर्व है, दैट इज कॉल्ड ट्राइजेमिनल नर्व। उसके अंदर क्या हो रहा है, न्यूरेल्जिया हो रहा है। यानी आपका ट्राइजेमिनल न्यूरेल्जिया होगा तो आपको सीवियर फेस के अंदर पेन होगा, क्योंकि ये पेन, ये जो ट्राइजेमिनल है, ये भी आपके फेस के सेंसेशन को कंट्रोल करती है। जैसे मान लीजिए आपके फेस पे जो भी आप टच कर रहे हैं, और वो आपको टच जो है महसूस हो रहा है, जो आप फील कर पा रहे हैं, वो आपका किसकी वजह से होता है, ट्राइजेमिनल नर्व की वजह से। और फेशियल नर्व की वजह से क्या होता है, फेशियल एक्सप्रेशन दिया जाता है। तो ये सारी कंडीशन में क्या होता है, आपका ट्राइजेमिनल नर्व क्या हो गई है, इंजरी की वजह से। ये जो कंट्रोल देख पा रहे हैं, जो फेस को कंट्रोल कर रही है, ये क्या होगी, इंजरी होगी। इंजरी की वजह से आपको सीवियर पेन होता है, सीवियर पेन होता है, जिसके अंदर सिम्टम क्या आ सकते हैं, सडन सीवियर स्टैबिंग, इलेक्ट्रिकल शॉक लाइक पेन। यानी आपको ऐसा लगेगा जैसे आपको बीच बीच में करंट टाइप का लग रहा है। इलेक्ट्रिकल शॉक लाइक का आपको पेन होगा वन साइड ऑफ द फेस, यानी जिस साइड का आपका ट्राइजेमिनल नर्व जो है इंजर्ड है, उसी साइड का आपका फेस के अंदर इलेक्ट्रिकल शॉक लाइक का सेंसेशन आपको जनरेट होगा। सिंपली कब होता है, जब आप कुछ एक्टिविटी करते हैं, लाइक च्युइंग, यानी आप कोई चीज जो है च्युइंग कर रहे हैं, चबा रहे हैं, या स्पीकिंग, जब आप बोल रहे हैं, या ब्रशिंग टीथ, और जब आप अपने टीथ पर ब्रश कर रहे हैं, उस टाइम आपको इलेक्ट्रिकल शॉक लाइट का करंट लगेगा। इट मीन्स क्या हो रहा है, ट्राइजेमिनल न्यूरेल्जिया है। इसकी सर्जरी में क्या करते हैं, ट्राइजेमिनल न्यूरेल्जिया, मान लीजिए ये जो आपका आर्टरी है, ये आपकी आर्टरी क्या कर रही है, नर्व को कंप्रेस कर रही है। तो सर्जरी के अंदर हम क्या करते हैं, इसके अंदर एक सॉकेबल डिवाइस रख देते हैं, या सॉकेबल कोई सर्जिकल पीस है, जो हम यहाँ पर सिचुएटेड कर देते हैं। इसकी वजह से क्या होता है, ये आपका जो ट्राइमीजन नर्व है, वो कंप्रेस नहीं होती है।
कंप्रेस नहीं होती है, तो ये आपका जो कंडीशन है वो आपका नॉर्मल हो जाता है। लेकिन सारे केसेस में ये कंडीशन जो है पॉसिबल नहीं हो पाती है। नेक्स्ट इज पेरिफेरल न्यूरोपैथीज। न्यूरोपैथीज का मतलब है नर्व्स के अंदर प्रॉब्लम। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, डैमेज टू द पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। ये आपके लेग्स के अंदर, ये आपका क्या है, अनहेल्दी नर्व सेल है, ये आपका हेल्दी नर्व सेल है। तो ये नर्व क्या हो गई आपकी, डैमेज हो गई। कौन से एरिया की डैमेज हुई है, पेरिफेरल रीजन की हुई है। तो अगर पेरिफेरल रीजन में अगर नर्व डैमेज होती है तो उसको हम क्या कहते हैं, पेरिफेरल न्यूरोपैथीज। नेक्स्ट इज डीजनरेटिव डिजीजेस। डीजनरेटिव डिजीजेस में क्या आते हैं आपके, अल्जाइमर डिजीज एंड पार्किंसन डिजीज। डीजनरेटिव में क्या होता है आपका, डिस्ट्रक्शन ऑफ द ब्रेन टिश्यूज। यानी इस डिजीज के अंदर अगर इसको कंट्रोल नहीं किया गया तो कंटिन्यूअसली आपका डिस्ट्रक्शन ऑफ द टिश्यूज ऑफ द ब्रेन होने लगेगा। तो जनरली आप यहाँ पे देख पा रहे हैं इमेज के अंदर, ये जो इमेज है ये आपका हेल्दी ब्रेन है, ये आपका ब्रेन है और ये आपकी न्यूरॉन्स है। यहाँ पे आप देखिएगा ये आपका ब्रेन जिसका आप साइज देख पा रहे हैं कम हो गया, और ये आप देख पा रहे हैं टेंगल्स, प्लग, ये आपकी नर्व न्यूरॉन्स के अंदर प्लग का, टेंगल्स का, डिजीज न्यूरॉन, न्यूरॉन्स के अंदर डिजीज हो गया। ये सारा क्या हो रहा है, डिस्ट्रक्शन हो रहा है। अब ये न्यूरॉन्स और डिस्ट्रक्शन क्या करते हैं, आपकी मेमोरी को लॉस करते हैं। यानी इनका जो फंक्शन है सेंसेशन का, आपकी मेंटल कॉग्निटिव थिंकिंग का, ये सारी चीजें क्या हो जाती है, लॉस हो जाता है। तो अल्जाइमर में क्या होता है, जिस पर्सन को अल्जाइमर होगा उसका मेमोरी लॉस हो जाता है। ये जनरली किसका कॉम्प्लिकेशन होता है, डिमेंशिया का होता है। यानी सबसे पहले पेशेंट को डिमेंशिया होगा, फॉरगेटफुलनेस होगा, वो सारी चीजें अपने धीरे धीरे भूलने लग जाएगा, और इसी का कॉम्प्लिकेटेड जो फॉर्म होती है दैट इज कॉल्ड अल्जाइमर डिजीज। तो ये क्या है आपका, प्रोग्रेसिव है। प्रोग्रेसिव का मतलब है ये डिजीज कंडीशन जो है धीरे धीरे आपका प्रोग्रेस करेगा, कांस्टेंट नहीं होगा कि आपको डिजीज हो गया वैसा ही कंडीशन आपका बना रहे। ये धीरे धीरे क्या होगा, प्रोग्रेस करता रहेगा। न्यूरो डिजनरेटिव है, आपके जो भी ब्रेन के अंदर न्यूरॉन्स हैं आपकी बॉडी में वो क्या होंगे, धीरे धीरे डीजनरेट होने लग जाएंगे, डिस्ट्रक्शन होने लग जाएंगे, जो आप इमेज में यहाँ पर देख पा रहे हैं। इसकी वजह से क्या होगा, मेमोरी लॉस, कॉग्निटिव डिक्लाइन एंड चेंजेस इन द बिहेवियर एंड पर्सनालिटी। जब आपका मेमोरी लॉस हो जाएगा, जब आपका कॉग्निटिव डिक्लाइन हो जाएगा, तो जो आपका बिहेवियर है, जो बात करने का तरीका है, जो आपकी पर्सनालिटी है, ये भी क्या हो जाएगी, आपकी चेंज हो जाएगी। इवन अल्जाइमर डिजीज में लोग अपने घर भूल जाते हैं। जब आप बाहर जाएंगे और वापस जब लौट के आएंगे तो अपना घर भी आइडेंटिफाई नहीं कर पाते हैं। अल्जाइमर डिजीज की कंडीशन में, डिमेंशिया में क्या होता है, एक बार पीपल फॉरगेटफुलनेस कर रहा है लेकिन अपने घर जा सकता है, लेकिन अल्जाइमर में तो सब कुछ भूल जाता है। अपने घर के मेंबर्स को रिमेम्बर करना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है उसके लिए, इसलिए दूसरों के घर में चला जाता है। ऐसा कंडीशन अगर होता है तो उसे हम अल्जाइमर डिजीज कहते हैं। ये डिटेल में हम डिजीज कंडीशन जब आपको पढ़ाएंगे तब हम डिस्कशन करेंगे। नेक्स्ट है आपका पार्किंसन डिजीज। ये भी आपका डीडी है, डीडी का मतलब डीजनरेटिव डिजीज। तो ये आपका डीजनरेटिव डिजीज, ये भी आपका पार्किंसन डिजीज है। इसमें क्या होता है, दो आपके न्यूरो हैं, न्यूरो आपके और भी हैं लेकिन दो न्यूरो का डिस्कशन करते हैं। एक आपका एसीएच है, एसिटिल कोलिन है, और एक आपका डोपामाइन है। एसिटिल कोलिन क्या करता है, आपकी बॉडी के अंदर मूवमेंट प्रोवाइड करता है। जो भी आप बॉडी का मूवमेंट कर पा रहे हैं, ट्रेवल कर पा रहे हैं, वॉकिंग कर पा रहे हैं, ये सारी चीजें किसकी वजह से पॉसिबल हो पा रही हैं, एसिटिल कोलिन न्यूरो की वजह से। अगर आप दूसरा हार्मोन आपका क्या है, हार्मोन या आपका न्यूरो क्या है, डोपामाइन। डोपामाइन क्या करता है, जो एसिटिल कोलिन की जो एक्टिविटी हो रही है इसको ये कंट्रोल करता है। कंट्रोल का मतलब क्या है, जो आप वॉकिंग कर रहे हैं वो एक कंट्रोल फॉर्म में हो, यानी आपके कंट्रोल में हो, आप जो चल रहे हैं ये आपके कंट्रोल में है। ठीक है।
लेकिन अगर मान लीजिए डोपामाइन आपकी बॉडी के अंदर कम हो जाए, डोपामाइन कम हो जाएगा तो इसकी वजह से क्या हो जाएगा, एसिटिल कोलिन का लेवल बढ़ जाएगा। और एसिटिल कोलिन क्या करता है, आपकी बॉडी में मूवमेंट करता है, तो आपकी बॉडी के अंदर अनकंट्रोल्ड मूवमेंट जनरेट होने लगेगा। अनकंट्रोल का मतलब क्या है, हमारा हाथ वाइब्रेट कर रहा है, हमारा हाथ वाइब्रेट कर रहा है, लेकिन हम इसको कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि इंटरनली जो कंट्रोल करता है वो कौन करता है, डोपामाइन करता है। और डोपामाइन हमारा क्या हो गया, कम हो गया है, जिसकी वजह से ये कंडीशन जनरेट होती है। या मान लीजिए डोपामाइन आपकी बॉडी में नॉर्मल है, एसिटिल कोलिन का लेवल बढ़ गया है, तो भी वही सेम कंडीशन आ गया, डोपामाइन कम है, एसिटिल कोलिन ज्यादा है, फिर भी आपका सेम कंडीशन आपका जनरेट होगा, अनकंट्रोल्ड बॉडी मूवमेंट। अब ये डोपामाइन कहाँ से आता है, आपकी बॉडी के अंदर एक पार्ट होता है ब्रेन के अंदर, सबस्टेंसिया निग्रा, वहां से ये क्या होता है, फॉर्म होता है। अगर सबस्टेंसिया निग्रा डैमेज हो रहा है या डेड हो जाए तो डोपामाइन का फॉर्मेशन नहीं होता है। तो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, एक आपका डिजीज कंडीशन है आपका पैलिडम, ये आपका सबस्टेंसिया नेग्री है, जिसके अंदर ये कंडीशन जनरेट हो रही है। तो ये आप देख पा रहे हैं, ये प्लेस क्या है आपका, सबस्टेंसिया निग्रा है या नेग्री है, और ये आपका क्या है, ट्रोपोनिमा पैलिडम, यानी इन्फेक्शन है आपका। इसकी वजह से क्या हो गया, आपका ये जो सर्कुलेशन है ये आपका ब्लॉक हो गया है, ये आपका फॉर्मेशन भी कम हो गया है, और ये आपका सर्कुलेशन भी कम हो गया। तो जब डोपामाइन का सर्कुलेशन या फॉर्मेशन कम हो जाएगा, एसिटिल कोलिन का लेवल ज्यादा हो जाएगा, तो आपकी बॉडी के अंदर अनकंट्रोल्ड मूवमेंट होने लग जाता है। दैट कंडीशन इज कॉल्ड अ पार्किंसंस डिजीज। ये भी आपका प्रोग्रेसिव है, मतलब धीरे धीरे ये भी कंडीशन सीवियर हो जाती है। नेक्स्ट इज जीबीएस। जीबीएस मीन्स गुलेन बर्ग सिंड्रोम। इसमें क्या होता है, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर। अभी तक हमने जो डिस्कशन किया पार्किंसंस का और अल्जाइमर का, ये क्या थी आपकी डीजनरेटिव डिजीज थी। डीजनरेटिव का मतलब क्या होता है, डिस्ट्रक्शन होता है आपकी बॉडी के अंदर टिश्यूज का, ब्रेन टिश्यूज का। लेकिन इसमें क्या होगा, आपका ऑटो इम्यून है, यानी बाहर से आपका कोई भी कंडीशन नहीं होगा, कोई भी आपका बैक्टीरिया वायरस जनरेट नहीं होगा। आपकी बॉडी का हेल्दी इम्यून सिस्टम आपके बॉडी के सिस्टम को क्या करता है, डैमेज करता है। कौन से सिस्टम को करेगा जीबीएस के अंदर, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम को। यानी आपका बॉडी का हेल्दी इम्यून सिस्टम आपकी बॉडी के ही पीएनएस सिस्टम को क्या करता है, डैमेज करता है। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, ये आपका नॉर्मल नर्व है, और यहाँ पे क्या हो गया, अफेक्टेड नर्व। ये जो अफेक्टेड नर्व है ये कहाँ की है, आपकी लुम्बा रीजन। लुम्बा रीजन का मतलब है आपका पेरिफेरल रीजन। तो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में जो भी आपकी नर्व्स आती हैं वो क्या हो जाती हैं, डैमेज हो जाती हैं। किसकी वजह से, जीबीएस की वजह से। अब ये क्या कंडीशन है, ऑटो इम्यून कंडीशन है, यानी इसका कोई एग्जैक्ट कॉज नहीं है कि ये जीबीएस क्यों होता है। लेकिन अगर आपकी बॉडी का इम्यून सिस्टम आपकी बॉडी के पेरिफेरल नर्वस सिस्टम पर अटैक करता है और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम की न्यूरॉन्स को डैमेज कर देता है, तो ये कंडीशन कहलाती है जीबीएस। अब अगर डैमेज करेगा तो क्या क्या प्रॉब्लम होने लग जाएंगी, मसल्स वीकनेस, पैरालिसिस एंड सेंसरी डिस्टरबेंसेस। मसल्स आपकी वीक हो जाएंगी, पैरालिसिस हो सकता है, या सेंसरी डिस्टरबेंसेस हो सकता है। यानी पेरिफेरल एरिया में आपका जो फीलिंग है, आपका जो सेंसेशन है, आपका जो स्टिमुलाई का सेंसेशन ब्रेन के लिए ट्रांसफर होता है, वो सारी चीजें क्या हो जाएंगी, डिस्टर्ब हो जाएंगी। तो इसे हम बोलते हैं जीबीएस। नेक्स्ट है आपका मल्टीपल स्क्लेरोसिस। तो जीबीएस आपका क्या था, अटैक टू द पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। सेम ऐसे ही मल्टीपल स्क्लेरोसिस क्या है, अटैक टू द सेंट्रल नर्वस सिस्टम। यानी ये आपके पेरिफेरल नर्वस सिस्टम को अटैक नहीं करेगा, ये आपके सेंट्रल नर्वस सिस्टम को अटैक करेगा। और जीबीएस क्या है, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम को अटैक करेगा। अब इसके अंदर क्या होता है, ये आप नर्व देख पा रहे हैं, ये आपका हेल्दी नर्व है, और इस नर्व के ऊपर एक प्रोटेक्टिव लेयर होती है। प्रोटेक्टिव लेयर को हम क्या कहते हैं, माइलिन शीट कहते हैं। ये माइलिन शीट कौन फॉर्म करता है, आपकी ये स्वान सेल हैं
जो आपकी न्यूरॉन्स के ऊपर होती है। डिटेल में हम जब अनाटॉमी पढ़ाएंगे तब हम इसका डिस्कशन करेंगे। तो ये आपके जो नर्व है इसके ऊपर स्वान सेल्स है, इसके ऊपर जो लेयर है, प्रोटेक्टिव लेयर है, उसको हम क्या कहते हैं? माइलिन शीट कहते हैं। ये जो आपको ब्लू कलर का नजर आ रहा है, ये आपका माइलिन शीट है। इस माइलिन शीट का क्या हो जाता है? डिस्ट्रक्शन हो जाता है, डैमेज हो जाती है, इन्फ्लाम्ड हो जाती है। इस इमेज में देखिए, माइलिन शीट क्या हो गई? डैमेज हो गई। डैमेज होने की वजह से क्या है, यहाँ पर तो माइलिन शीट है ही नहीं, तो ये क्या हो गया? एक्सपोज फाइबर। ये जो आपका नर्व फाइबर है, यानी आपका जो एक्सॉन है, ये आपका जो नर्व है, ये क्या हो गई? एक्सपोज हो गई। ये आप देख पा रहे हैं, यहाँ पे भी डिस्ट्रक्शन हो गया। यहाँ पे आपका नॉर्मल है, बीच में आपका नोड ऑफ रेनवियर है, लेकिन बाकी का पूरा आपका माइलिन शीट क्या है? आपका कंप्लीट है। यहाँ पे डिस्ट्रक्शन हो गया, यहाँ पे डिस्ट्रक्शन हो रहा है, और ये भी आपका डिस्ट्रक्शन हो रहा है। तो मल्टीपल स्क्लेरोसिस में क्या हुआ? ऑटोइम्यून डिजीज है ये भी आपका। डिस्ट्रक्शन ऑफ द माइलिन शीट, इन्फ्लामेशन ऑफ द माइलिन शीट, डैमेज ऑफ द माइलिन शीट। अब ऑटोइम्यून है, मतलब इसका भी एग्जैक्ट कॉज फाइंड आउट नहीं है। नेक्स्ट है आपका माइस्थेनिया ग्रेविस। ये भी आपका ऑटोइम्यून न्यूरोमस्कुलर डिजीज है। न्यूरोमस्कुलर जहाँ पे जंक्शन होता है, वहां का ये प्रॉब्लम है। अब ये प्रॉब्लम समझिए, यहाँ पर ये आपका न्यूरॉन है, ये आपका न्यूरो ट्रांसमीटर है, ACH, एसिटिल कोलिन। जैसे ही यहाँ पर ये ट्रांसफर हो रहा है, ACH रिसेप्टर है। रिसेप्टर का मतलब जो एसिटिल कोलिन न्यूरो को रिसीव करेंगे। ये इन्होंने रिसीव किया, और मसल्स ने इसको रिसीव किया, और नॉर्मल ट्रांसमिशन आपका हो गया। जैसे ही आपका नॉर्मल ट्रांसमिशन होगा, एज ए नॉर्मल आपका बॉडी फंक्शन करेगा। जैसे आप भी नॉर्मल फंक्शन कर पा रहे हैं, ये आपका नॉर्मल कंडीशन आपकी न्यूरोमस्कुलर जंक्शन पे चल रहा है। माइस्थेनिया ग्रेविस में क्या होगा? यहाँ पे आपका सेम आपका ये न्यूरॉन है, और ये जो डॉट डॉट आपको नजर आ रहे हैं, ये आपके एसिटिल कोलिन है। लेकिन बीच में ये जो बाई नजर आ रहा है, अपोजिट बाई नजर आ रहा है, ये क्या है? आपके एंटीबॉडीज। ये एंटीबॉडीज क्या करते हैं? ये जो ब्लू कलर का है, ब्लू कलर आपको क्या नजर आ रहा है? ये रिसेप्टर्स, ACH रिसेप्टर। एसिटिल कोलिन के जो रिसेप्टर हैं, उनके सामने जस्ट क्या आ गए? आपके एंटीबॉडीज आ गए। ये एंटीबॉडीज क्या कर रहे हैं? एसिटिल कोलिन को मसल्स के अंदर जाने से रोक रहे हैं। देखिए, ये आपका ओपन है तो ये चला गया, ये आपका ओपन है तो ये चला गया, लेकिन इसके अंदर सभी ओपन है तो चले गए। तो इसके अंदर क्या हो रहा है? न्यूरोमस्कुलर जंक्शन पे आपकी बॉडी के एंटीबॉडीज रिसेप्टर को ब्लॉक कर देते हैं, या डैमेज ऑफ द एसिटिल कोलिन रिसेप्टर्स। ये किसकी वजह से हो रहा है? आपके बॉडी का जो एंटीबॉडीज है, वही आपको क्या कर देता है? रिसेप्टर्स को ब्लॉक कर देता है। ब्लॉक करने की वजह से क्या हो रहा है? आपका एसिटिल कोलिन मसल्स के लिए ट्रांसफर नहीं हो रहा है, और जब मसल्स के लिए ट्रांसफर नहीं होगा, तो आपकी मसल्स क्या हो जाएंगी? वीकनेस, फटीग, एंड वॉलंटरी मसल्स जो हैं, आप जो कंट्रोल करते हैं आप मसल्स को, वो क्या हो जाएंगी? आपकी वीक हो जाएंगी, बहुत कमजोर हो जाएंगी। अगर ये कंडीशन आपकी डेवलप होती है, तो इसे हम बोलते हैं माइस्थेनिया ग्रेविस। तो ये आपका डिस्कशन हो गया। आज हमने टर्मिनोलॉजी के बारे में डिस्कशन किया, एक बार क्विक क्लियर कर लेते हैं। तो हेडेक क्या होता है? हेड आपका, हेड मतलब पेन, पेन इन द हेड। हेड इंजरी, इंजरी टू द हेड। स्पाइनल इंजरी, इंजरी टू द स्पाइनल कॉर्ड। स्पाइनल कॉर्ड कंप्रेशन, कंप्रेशन ऑफ द स्पाइन, या डिस्क हर्निएशन, या स्लिप डिस्क। सेरिब्रल एन्यूरिज्म, एन्यूरिज्म फॉर्मेशन इन द सेरिब्रल आर्टरीज, बैलून लाइक स्ट्रक्चर जो फॉर्मेशन होता है। meningitis, inflammation of the meninges. Encephalitis, inflammation of the brain. Brain abscess, formation of the pus in the brain. न्यूरोसिस्टिकोसिस, पैरासाइटिक इन्फेक्शन हो जाता है, जो कि टीनिया सोलियम की वजह से होता है। पैरासाइट इन्फेक्शन होता है टीनिया सोलियम, जो कि आपके ब्रेन के अंदर इन्फेक्शन क्रिएट करता है। इसे हम क्या बोलते हैं? न्यूरोसिस्टिकोसिस। मूवमेंट डिसऑर्डर में हमने क्या डिस्कशन किया? कोरिया, जिसके अंदर आपका बॉडी क्या करता है?
अनकंट्रोल बॉडी मूवमेंट करता है जो लुक लाइक कैसे होता है, जैसे डांस कर रहा है। Seizures, abnormal electrical discharge from the brain, and epilepsy, the severe form of the seizures, which is recurrent. बार बार अगर आपको सीजर आ रहा है तो हम उसे क्या कहते हैं, एपिलेप्सी। Stroke, there is interruption of the blood supply to the brain and leads to the destruction of the brain tissues. Bell's palsy or facial palsy, paralysis of the one side of the face. It may be right side or it may be left side. Trigeminal neuralgia, severe facial pain due to the trigeminal nerve damage. Peripheral neuropathies, damage of the nerve in the peripheral region. It may be upper extremities or it may be lower extremities. अल्जाइमर डिजीज, फॉरगेटफुलनेस डिजीज, डेमेंशिया डिजीज। डेमेंशिया की वजह से आपको क्या हो जाता है, अल्जाइमर डिजीज हो जाता है। ये आपका डिजनरेटिव डिजीज है, यानी आपकी अकॉर्डिंग टू एज जैसे ही आपका बढ़ेगा आपका डिस्ट्रक्शन ऑफ द ब्रेन टिश्यूज होने लग जाएगा। पार्किंसन डिजीज, अनकंट्रोल्ड बॉडी मूवमेंट होगा, ये भी आपका डिजनरेटिव है। ऑटोइम्यून में क्या आते हैं आपके, जीबीएस, एमएस एंड एमजी। जीबीएस गुलेनबर्ग सिंड्रोम, जो अटैक करता है आपके पेरिफेरल नर्वस सिस्टम पे, जिसमें आपकी नर्व डैमेज हो जाती है। माइस्थेनिया ग्रेविस सेंट्रल नर्वस सिस्टम पे अटैक करता है, और सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर क्या आते हैं आपके ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड। तो ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड के जो न्यूरॉन्स हैं, उस न्यूरॉन्स के अंदर जो माइलिन सीट है वो क्या हो जाती है, डैमेज हो जाती है, इन्फ्लाम्ड हो जाती है। इन्फ्लाम्ड होने की वजह से क्या होगा, जो आपके न्यूरो ट्रांसमीटर जाते हैं उनमें आपका डिस्ट्रक्शन हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका एमजी। एमजी मीन्स माइस्थेनिया ग्रेविस, जिसके अंदर आपका न्यूरोमस्कुलर जो जंक्शन होता है, एसिटिल कोलिन जो रिसेप्टर होते हैं वो आपके डैमेज हो जाते हैं, या आपकी एंटीबॉडी जो है रिसेप्टर के फेस पर टच हो जाते हैं, जिसकी वजह से आपका एसिटिल कोलिन न्यूरोट्रांसमीटर आपका मसल्स के अंदर ट्रांसफर नहीं हो पाते हैं। तो इस तरीके से आपका टर्मिनोलॉजी क्लियर हो गया। तो आज हमने डिस्कशन किया डिफरेंट टाइप के न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर के बारे में। अब इसके बाद हम वन बाय वन न्यूरोलॉजिकल की डिजीज कंडीशन को डिस्कस करेंगे। इससे आपको पूरा न्यूरोलॉजिकल की डिजीज जो है क्लियर हो जाएगा। तो बने रहिएगा हमारे साथ, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप अपना अपनी फैमिली का ख्याल रखिएगा। सी यू लेटर, थैंक यू।